मदार बोलता है, इसमें एफआईज डीआईज का डेटा पढ़ते हैं। एक बार फिर एफआईज ने दूसरे दिन लगातार खरीदारी की है और यही एक मार्केट के लिए पॉजिटिविटी का काम करेगी। 3937 करोड़ रुपए का माल प्लस करके ले गए एफआईज और डीआईज ने 2513 करोड़ की सेलिंग की है। तो डीआईज के लिए अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं इस समय मार्केट में और यही एक बड़ा फैक्टर रहता है जब हम देखते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी लौटती है, क्योंकि डीआईज इस समय लार्ज कैप में माल बेच के थोड़ा सा अपना मिड कैप स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो शिफ्ट करते हैं, वहाँ से अच्छी ग्रोथ पाते हैं। तो ये बड़ी स्मार्ट नीति डीआईज की अभी तक चलती आई है। ग्लोबल मार्केट्स का हाल देख लेते हैं। कल अमेरिकन मार्केट्स ने तो काफ़ी निराश किया, वहाँ पर टैक्स शेयरों में बिकवाली थी। उसका रीज़न बताएंगे कि क्या कुछ हुआ अमेरिकन मार्केट में। 700 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा, नेस्डेक में भी 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन शंघाई हैंसेंग यहाँ पर करीब 1% से ज़्यादा का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। निकाई में करीब 1% का उछाल है। कोस्पी में भी करीब 0.5% से ज़्यादा की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स। टॉप गेनर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज अच्छी स्टैंड दिखा रहे, तो उनमें देखें तो आरबीए करीब 8.5%, स्पंदना स्फूर्त करीब 7.5%, फ्यूजन माइक्रो करीब 7.25%, केफिन टैक करीब 7%, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर करीब 6.5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं, फिसल गए हैं। तो उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर करीब 9% नीचे है, विप्रो करीब 6% नीचे है, एलटीआईएम करीब 4%, एंजल वन करीब 4% और केपीआईटी टेक करीब 3%। तो आईटी से जुड़े हुए शेयर और साथ ही एंजल वन जो कि रिजल्ट्स की वजह से आज थोड़ा सा पिट गया है। एक बार नज़र दौड़ाते हैं ग्लोबल क्यूज़ पर, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं सारी मिला के। तो एक तो एफआईज ने लगातार दूसरे दिन की खरीदारी, तो ये एक बड़ा ट्रिगर रहा और विप्रो की कमज़ोर गाइडेंस, हालांकि नतीजे अनुमान के मुताबिक थे। तो ये इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में ब्याज दर कटौती नहीं करेगा फेड, इस तरह के सिग्नल दिए, जिसकी वजह से कल हमने देखा कि यूएस मार्केट में तेज सेल ऑफ देखने के लिए मिला। अमेरिका चीन की ट्रेड टेंशन में दोबारा उबाल आने लगा है, तो उस पर भी विस्तार से बात करेंगे कि अब ये क्या हो रहा है। क्योंकि अविनाश सर ने बताया भी अभी कि वहाँ पर जो टैरिफ और बढ़े हैं, फिर वो क्यों बढ़ रहे हैं, अब दोबारा दूसरे फेज़ की जो इन दोनों की इंटेंसीफाई हो रही हैं प्रॉब्लम्स, तो इनको देखते हैं कि ये क्यों हो रही हैं। लेकिन ग्लोबल खबरों में सबसे पहले अमेरिका से ही शुरू करते हैं। अमेरिका ने कल इन्वीडिया को, जो वहाँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नंबर 1 कंपनी है, उसको बोला कि चीन में चिप एक्सपोर्ट ना करे और इन्वीडिया सहित अमेरिकी टेक शेयरों में इस वजह से बिकवाली देखने के लिए मिली। इन्वीडिया का शेयर तो 7% तक गिर गया था। और इन्वीडिया डीप सीक का, जो चाइना का एक बड़ा पॉपुलर स्टार्टअप है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि उन्होंने एक नया एआई टूल बनाया था, जिसकी वजह से सारे ही एआई शेयर गिर गए थे, बड़े सस्ते रेट पर बना दिया था उन्होंने। तो उसके इन्वीडिया डीप सीक को चिप सप्लाई करता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन चिप कंपनीज के लिए या नहीं, या चिप से जुड़ी कंपनीज के लिए। अविनाश सर, एएसएम टेक, मोस्टचिप जैसी कंपनीज, इन पर क्या करना चाहिए? ये एक अपॉर्चुनिटी है या ये एक सेंटीमेंट खराब करने वाली खबर है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से जो यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि आप चिप्स चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते, इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत चाइनीज कंपनीज को होगी। क्योंकि देखिए, जो डीप सीक का भी जो सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया था, उसका बेस बिल्डिंग चिप तो निविडिया से था। और रही बात चिप बनाने वाली कंपनियां जैसे निविडिया है, देखिए इनके लिए तो दिक्कत होगी, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट उनको प्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, दोनों का, चाइना एज वेल एज यूएस का कंपनीज के लिए दिक्कत रहेगी। हमारे इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर डीप सीक में थोड़ा बहुत चिप अवेलेबिलिटी के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ती है, तो हमारे लिए यहाँ पे जो डेटा सेंटर का बिजनेस है, प्लस यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर है चिप्स के, इनके लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में निविडिया इंडियन कस्टमर्स को चिप ज्यादा बेचने की बात करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेमीकंडक्टर चिप्स शॉर्ट सप्लाई में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये ज्यादातर यूएस को और चाइना को इफेक्ट करने वाला मामला है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इमीडिएटली इसका कोई गेन होगा, क्योंकि इंडिया में तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि सेमीकंडक्टर चिप्स आपको करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो यहाँ पे फैसिलिटी बनाओ। और ऑलरेडी 3-4 बड़ी कंपनीज ने यहाँ प्लांट लगाने की बात की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूएस के लिए दिक्कतें होंगी, क्योंकि उनके कंपनीज के लिए चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो आई थिंक ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, लेकिन इसमें हमको इमीडिएट कोई फाइनेंशियल गेन आएगा ऐसा लगता नहीं। ठीक है, अगली खबर लेते हैं।
अगली खबर है फेड चेयरमैन की तरफ से कि फेड चेयरमैन पॉवेल ने जो बयान दिए कल, उससे थोड़ा अमेरिकन मार्केट डर गए थे, उनमें घबराहट आ गई थी। हालांकि ये एंटीसिपेटेड थे उनके बयान, लेकिन तब भी मार्केट उनसे नहीं सुनना चाहता था। ग्रोथ बनाए रखना और महंगाई दर पर कंट्रोल बड़ी चिंता। एक सेंट्रल बैंक के गवर्नर इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर कंसर्न होते हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ से महंगाई बढ़ने की आशंका है, और दूसरा कि जीडीपी ग्रोथ भी टैरिफ के चलते धीमी रहेगी। अगर हम देखें तो Q1 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स जो अमेरिका में आ रहे हैं, जो कि इस मंथ के एंड पर जारी होंगे ये डेटा, उसमें Q1 में ही अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ -0.1% रहने के अनुमान हैं। अविनाश सर, अगर ये अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ डेटा जब आएगा अप्रैल एंड में, और अगर ये नेगेटिव आ गया, तो ये एक बार फिर मार्केट को डराएगा कि यूएस में मंदी आ गई, ये फिर सारी बातें शुरू हो जाएंगी क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वैसे भी विवेक, आप देखिए, -0.1% का मतलब क्लियर है कि वहां पे डिमांड नहीं है, इकोनॉमी बहुत स्लो प्रोग्रेस में चल रही है। और ऊपर से जैसे आपने पहले कहा कि देखिए, पोवेल साहब तो क्लियर है कि अगर महंगाई बढ़ती है, प्रोडक्ट्स के कीमतों की प्राइसेस बढ़ती है बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो सर सबसे बड़ा नुकसान तो यूएस सिटीजन को होगा, क्योंकि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट कट करने का सवाल ही उठता नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी ट्रम्प साहब चाहते हैं कि इंटरेस्ट कट हो। पोवेल साहब ने क्लियरली कहा है कि जब तक 90 डेज का पॉज पीरियड खत्म नहीं होता है, टैरिफ की पॉलिसी पता नहीं चलती कैसे नेगोशिएट होता है हर कंट्री के साथ, मेरे ख्याल से माहौल वहां पे काफी अनसर्टन रहेगा। और एक बात तो पक्की है कि कहीं ना कहीं देखिए, रीजनेबल टैरिफ अगर कोई कंट्री पे आता है तो वो मार्केट पचा लेगी। बट अगर अनरीजनेबल टैरिफ है, जैसे चाइना का 245% है, ये बात मत भूलिए कि चाइना से बहुत सारा प्रोडक्ट्स यूएस इंपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये अगर चीजें महंगी हो गई तो रातों रात तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में हो नहीं पाएगी। तो वो कारण हो सकता है कि सितंबर तक पिक्चर क्लियर हो, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रेट कट की पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। और उसी कारण से मेरे ख्याल से मार्केट चिंता में है कि अगर रेट कट नहीं होता है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल, आई मीन कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे भी आएगा, जीडीपी ग्रोथ पे भी आएगा। तो ये सारी बातें डेफिनेटली डरावनी है। और अगर सही में यूएस रिसेशन में जाता है तो मेरे ख्याल से उससे निकलने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि टैरिफ से एक बहुत नेगेटिव सरप्राइज आ गए हैं। और इसका मतलब यही है कि यूएस अगर इस मोड पे बैठता है कि टैरिफ लगाना ही है और महंगे टैरिफ लगाना है, तो आई थिंक इसका असर पूरे इकोनॉमी पे होगा, ग्लोबली इंडिया पे भी इसका असर आएगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्टिंग जो कंपनीज है उनके लिए भी डिमांड कम हो जाएगी। सही बात है सर। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रहा है इस समय, जो कि लोग काफ़ी इन्वॉल्व हैं जिसमें। एक तो करेंसी मार्केट, जहां पर कि डॉलर इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है, और ये अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से एफआईज भी हमारे देश में फाइनली लौटे और हमारी करेंसी को भी मजबूती आएगी, ऐसा हम एंटीसिपेट कर सकते हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स 10% टूट गया, हमारी करेंसी उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाई अभी तक कंपेयर टू डॉलर। साथ ही अगर देखें तो गोल्ड कीमतों में लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। सर, कैसे देख रहे हैं इन दोनों फैक्टर्स को? विज़ की इक्विटी मार्केट दुनिया भर के थोड़े से, खासतौर से अमेरिका के, डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि नैस्डैक अभी भी अपने जो दिसंबर हाइज हैं वहाँ से 19%, कल की क्लोजिंग के हिसाब से 19% नीचे है, और 20% पे हम ये कह देते हैं कि वहाँ बेयर रन शुरू हो गया। हालांकि एक बार पहले भी, अभी आज से करीब 1-1.5 हफ्ते पहले नैस्डैक करीब 21-22% अपने हाई से नीचे आ गया था, फिर एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई, लेकिन कल फिर 3% टूट गया, तो अब 19% पर चल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट एक तरह से बेयर मार्केट की टेरिटरी पर खड़ा है। उसी वजह से ये करेंसी मार्केट डिस्टर्ब है, उसी वजह से गोल्ड मार्केट में रैली देखने के लिए मिल रही है, और ये कितना सस्टेनेबल है इन दोनों मार्केट में? विवेक, देखिए, पहली बात अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कीमतें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है। और जब भी अनसर्टेनिटी होती है, निवेशक गोल्ड एक एसेट क्लास को पकड़ते हैं। और यही हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी 90 दिन का पॉज ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया है, अभी तक किसी को पता नहीं है कि चाइना का सोल्यूशन कब आएगा, सारी कंट्रीज को कितने टैरिफ लगेंगे। तो इस लेवल तक मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक गोल्ड की तेजी बरकरार रहेगी। हालांकि इस लेवल पे देखिए, अगर कोई गोल्ड खरीदना चाहता है और पैसा बनाना चाहता है तो ये लेवल अनसस्टेनेबल है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। लेकिन बेसिकली अगर हम गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो इनके लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि देखिए, लोकल गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में जो गोल्ड का प्राइस होता है वो उनके एलटीवी वैल्यू से रिलेटेड होता है, प्लस अच्छी डिमांड रूरल मार्केट से आ रही है। बट जो ज्वेलरी कंपनीज है यहाँ पे, उनके लिए दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, सोना महंगा होता है तो उसको पास थ्रू करना इतनी ईजी बात नहीं।
तो ये तो इंडियन मार्केट्स की बात हो गई। लेकिन अब करेंसी की बात करें तो देखिए, मार्केट ऑलवेज ग्रोथ और विजिबिलिटी को देखता है। यूएस में अगर रिसेशन का फियर बढ़ता है तो डेफिनेटली जो एफआईआईज है, जो फॉरेन फंड्स है, वो इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया में जरूर पैसा लगाएंगे, क्योंकि इंडिया, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक ऐसा मार्केट है जो लार्जली एक प्रोटेक्टेड मार्केट है। हमारा कोई बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, हमारा ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसा बनेगा और यहाँ पे ग्रोथ पॉसिबिलिटी यूएस से डेफिनेटली अच्छी लग रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर वीक हो जाएगा, रुपया थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। और वो हमने ऑलरेडी देखा है, डॉलर इंडेक्स अगर मान के चले 90-95 तक आता है तो बहुत सारा पैसा एफआई से आएगा। पिछले 2-3 दिनों में भी हमने देखा है कि एफआई की बाइंग अभी शुरू हो चुकी है। बाजार वापस गिरा, लेकिन फिर भी एफआई बाइंग चालू कर चुके हैं। तो वो पॉइंट हमको कंफर्ट देता है कि अगर ये सस्टेन होता है, धीरे धीरे ही सही, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स के लिए एक अच्छी बात रहेगी। हालांकि देखिए, ग्लोबली अगर रिसेशन आता है तो हम भी बच नहीं पाएंगे, बट हमको झटका थोड़ा कम लगेगा। तो सर, ये जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज़ हैं और जो सिल्वर गोल्ड निकालने वाली कंपनीज़ लाइक हिंदुस्तान जिंक हो गया जिसका सिल्वर में भी कारोबार है, डेक्कन गोल्ड जो कि गोल्ड में है लेकिन उतना अभी उन पे उतनी माइंस नहीं है कि इतना गोल्ड निकाल सकें, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज़ में क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो ये काफी पुराने प्लेयर है। जिंक और लेड और सिल्वर का प्रोडक्शन करते हैं, तो इनके लिए तो डेफिनेटली रियलाइजेशन का बेनिफिट उनको मिलेगा, क्योंकि जब भी ऐसी कीमतें बढ़ती है तब ऑब्वियसली इनको रियलाइजेशन ज्यादा मिलती है। और मेरे ख्याल से अगर आप गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो देखिए, ये तो ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे उनकी जो एसेट क्वालिटी है और उनका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि अनलाइक बैंक्स, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज जो लोन देते हैं वो बेसिकली गोल्ड के अगेंस्ट देते हैं। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे हमने ज्यादातर डेप्रिसिएशन देखा नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए डेफिनेटली बेनिफिट होगा अगर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ता है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी को ज्यादा फायदा होगा अगर होपफुली अगले 3-4 महीने अगर सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस तेजी में रहते हैं, तो इनके लिए जो भी वो प्रोडक्शन करेंगे और बेचेंगे उसके ऊपर उनको नेट रियलाइजेशन तो ज्यादा ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। कच्चा तेल में कल कीमतों में तेज़ी देखने के लिए मिली। कारण था कि यूएस ने कुछ चाइनीज़ रिफाइनरी के इंपोर्ट पर कुछ प्रतिबंध लगाए जो कि वो ईरान से करते हैं, जिसकी वजह से कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड करीब 2% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सर, क्रूड काफ़ी तेज़ी से गिरा था जब ये टैरिफ वॉर इंटेंसिफाई हो रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि ग्रेजुअल रिकवरी भी आई, 60 के ऊपर आराम से सस्टेन कर रहा है। कैसे देखना है सर क्रूड को और विज हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी कंपनीज को? नहीं, बिल्कुल देखिए, क्रूड का भाव अभी फ्रैंकली क्रूड का जो एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी ओपेक, ओपेक ने कहा है कि वो सप्लाई ज्यादा बढ़ाएंगे। प्लस ओवरऑल ग्लोबली ऐसा माना जा रहा है कि अगर रिसेशन आता है तो ग्लोबली ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ये सब ग्लोबली डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिसेशन आता है तो डेफिनेटली सेक्टर्स और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है वो तो इफेक्ट होती है। लेकिन जो लोकल यहाँ का कंपनीज है, इंडिया के लिए तो क्रूड का भाव अगर सस्ता होता है तो ये नॉट ओनली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बट बहुत सारी ऐसी केमिकल, लुब्रिकेंट, पेंट कंपनीज, वहां पे बेनिफिट होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होगा, क्योंकि देखिए थ्रूपुट तो अच्छा बढ़ रहा है ऑटो एविएशन सेक्टर में। लेकिन इनके जीआरएम्स आपको शायद मार्च के क्वार्टर में नहीं, बट अप्रैल के जून के क्वार्टर में अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मान के चलिए $65 या $70 के बीच में क्रूड रहता है और अगले 6-12 महीने के लिए भाव बढ़ता नहीं है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली इकोनॉमी में क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इन्फ्लेशन के लिए। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा, कंपनीज जो रॉ मटेरियल क्रूड का कंज्यूम करती है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और उसका बेनिफिट उनके नंबर्स में दिखेगा। तो नेट नेट इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि क्रूड कम होता है तो डेफिनेटली मार्केट्स को भी अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर अगली खबर की तरफ। अमेरिका की जो सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी है एल्कोआ, उसके भी नतीजे कल आए और वो मिक्स नतीजे थे। एल्कोआ को हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एल्कोआ के नतीजे अक्सर नाल्को और जो एल्युमिनियम प्लेयर हैं लाइक हिंडाल्को, वेदांता, इन जैसी कंपनीज पर थोड़ा सा इम्पैक्ट डालते हैं। खासतौर से नाल्को तो पूरी तरह से प्रभावित होता है। और एल्कोआ ने सारी टैरिफ की प्रॉब्लमों को दूर मानते हुए अपनी जो गाइडेंस है वो इंटैक्ट रखी है 2025 के लिए। ये वहाँ के मार्केट के लोगों को भी पसंद आया। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी एल्यूमिनियम कंपनी है एल्कोआ। अविनाश सर, एल्कोआ के नतीजे और उनकी गाइडेंस
ये कितनी इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम प्लेयर्स के लिए? आज नाल्को में स्ट्रेंथ भी आ रही है सर 1.5% की। नहीं देखिए, अच्छी बात है कि उन्होंने गाइडेंस इंटैक्ट रखा है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इसका क्लियर सिग्नल है विवेक, कि वो भी समझते हैं कि जब फाइनली टैरिफ्स के नेगोशिएशन होंगे तो वो रीजनेबल टैरिफ्स होंगे जो मोटा मोटी कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे और उनको सस्टेन करने की उनकी ताकत है। देखिए, कोई भी अनरीजनेबल टैरिफ आता है कोई भी इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर मान के चले कि हमको टैरिफ्स के साथ जीना है और अगर रीजनेबल टैरिफ आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लग तो रहा है कि एल्यूमिनियम सेक्टर में कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, अल्कोआ काफी देशों को एक्सपोर्ट भी करती है, तो उनके लिए भी पता है कि भाई जो प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी इंडियन कंपनी जैसे हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, डेफिनेटली एल्यूमिनियम में थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्राइसेस में भी हमने देखी है। और होपफुली अगर प्राइसेस इंटैक्ट रहते हैं और उसका कंजम्पशन में कोई बड़ा गिरावट आती नहीं है, तो डेफिनेटली आई थिंक नंबर्स भी अच्छे खासे आएंगे हमको। लेकिन Q1 और Q2 के नंबर्स थोड़े वॉच करने पड़ेंगे। मोटा मोटी लग तो रहा है कि एल्यूमिनियम एक रीजनेबली अच्छी साइकिल के लिए तैयार है। जी, लास्ट क्वार्टर में सर मेरी नाल्को के चेयरमैन से बात हो रही थी। उस समय पर एल्यूमिनियम पर ही टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उसी दिन मेरी बात हुई थी उनसे हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने ये कहा था कि ये वाला जो क्वार्टर होगा Q4 ये तो हम निकाल लेंगे, हमारा जो टैरिफ वेरिफ का जो इम्पैक्ट होगा वो Q1 Q2 से दिखाई देना शुरू होगा। तो नाल्को में क्या रणनीति रखे? मतलब इस समय जो एक निवेशक है, जो बहुत सारे निवेशकों के सर मतलब हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो वो यही पूछते हैं कि नाल्को में हम ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं। उस समय हमने देखा भी था कि कमोडिटी साइकिल अच्छी चल रही थी, लेकिन अब फंस गए हैं। ये साइकिल रिकवर होगी, निकलने का मौका मिलेगा निवेशकों को? देखिए, अगर नजरिया आपका मिनिमम 6-8 महीना है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि सितंबर तक पिक्चर टैरिफ्स का काफी क्लियर होगा। और एक ही नेगेटिव सरप्राइज हो सकता है कि यूएस में अगर रिसेशन आता है तो दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन वहां पे नहीं ग्रो करेगा और उसका असर थोड़ा सा अदर ग्लोबल मार्केट्स पे भी आ सकता है। बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से देखिए, अगर टैरिफ्स के मामले पे ट्रम्प साहब ने रीजनेबल नेगोशिएशन करके एक रीजनेबल डील सब कंट्रीज को दी, चाइना को भी अगर वो अच्छी तरह से मैनेज करते हैं या चाइना थोड़ा सा टोन डाउन करके बातें करता है, तो हो सकता है कि इसमें कोई रिसेशन वाला फियर भी ना आए। लेकिन अगर रिसेशन आता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो कम से कम सितंबर तक तो मेरे ख्याल से निवेशकों को इंतजार करना पड़े। ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि आज लेके कल आप पैसा बनाओ, तो थोड़ा सा आई थिंक टाइम फ्रेम आपको रीजनेबली लंबा रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सर। आज का जो सबसे मुख्य शेयर जिसने आज आईटी शेयरों को ही गिरा दिया है, उसमें विप्रो के नतीजे और उसकी गाइडेंस। नतीजे तो ठीक थे, उतने ख़राब नहीं थे। आय करीब 1% बढ़ी है और प्रॉफिट भी 6.5% से ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन से तो बेटर ही रहे हैं नतीजे ऑन ए Q-on-Q बेसिस। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो थी ना, उसने थोड़ा डराया। उन्होंने कहा कि एक तो हम Q1 में जो गाइडेंस है, डी ग्रोथ की गाइडेंस है दी। उन्होंने कहा कि 1.5% से 3.5% तक की आईटी बिजनेस में उनके डी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रीट काफ़ी दुखी हो गया, परेशान हो गया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट कही है, कहा कि ये जो गाइडेंस है हम Q1 के लिए दे रहे हैं, और वो इसलिए कि हमें एज ऑफ नाउ ऐसी ही परिस्थितियाँ लग रही हैं, आगे देखेंगे। तो तीसरा उन्होंने कहा कि टैरिफ से अनिश्चितताएं तो बढ़ी हैं, क्लाइंट्स बहुत संभल कर स्पेंडिंग कर रहे हैं। अमेरिका में अगर मंदी आई तो उसका असर भारतीय आईटी कंपनीज पर होगा, ये तो सर चलिए हम सब जानते हैं। और उन्होंने एक और चीज़ बताया कि सितंबर में उनके यहाँ पर वेज हाइक ड्यू होते हैं। बोल रहे हैं कि उसी के आसपास ही हम कंसीडर करेंगे कि वेज हाइक करना है, कितना करना है, नहीं करना है, क्या जो भी है। अविनाश सर, विप्रो देखिए, टीसीएस के मैनेजमेंट की कमेंट्री में दो चीज़ें अच्छी थी। उन्होंने कहा था कि एक तो हमारी मार्जिन गाइडेंस उन्होंने 26 से 28% अपनी इंटैक्ट रखी। दूसरा उन्होंने कहा कि क्लाइंट से स्पेंडिंग पर देरी जरूर आ रही है, प्रोजेक्ट्स में देरी जरूर आ रही है, लेकिन वहाँ से कोई ये नहीं हो रहा कि क्लाइंट डील कैंसिल कर रहे हैं। विप्रो कह रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म में तो हमें अभी नहीं दिख रहा, हमें तो डी ग्रोथ ही दिख रही है। दैट मीन्स कि आईटी कंपनी शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ नहीं देख पाएंगी, 1 या 2 क्वार्टर, आई थिंक ऐसा अब आईटी कंपनीज की कमेंट्री बता रही है। लेकिन अगर निवेशक है कोई और निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए ये अगले 6 महीने अच्छे रहेंगे या अभी भी अच्छे नहीं हैं आईटी कंपनीज के ये वैल्यूएशन?
नहीं, मेरे ख्याल से देखो, पहले तो विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो ने गाइडेंस बहुत खराब दिया है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक अंडर परफॉर्म करे। टीसीएस ने भी मेरे ख्याल से नंबर्स कोई बड़े दमदार दिखाए नहीं थे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखिए अभी जो इन्वेस्टर आ रहा है, अगर वो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया से पोजीशन करना चाहता है कोई आईटी बड़ी कंपनी में, तो डेफिनेटली मौका अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छे शेयर अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। और ये ऐसे बिजनेसेस है जो काफी सस्टेनेबल है। देखिए अगर आईटी में यूएस की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंडियन आईटी कंपनीज को धंधा यूएस से मिलेगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट वाइज हम सबसे एफिशिएंट है, क्वालिटी वाइज भी हम काफी वेल अप्रूव्ड है। और ये काम अमेरिकन भले ही अमेरिका में बैठ के करना चाहे, लेकिन वो कॉस्टिंग बैठेगी नहीं। तो जिनको साल 1.5 साल का नजरिया लेना है, ऐसे खराब टाइम में जब सेंटिमेंट खराब है, आपको थोड़ा सा एकुमुलेशन करना चाहिए। हमको लगता है टीसीएस की अगर हम बात करें, या टिपिकली अगर छोटी कंपनीज में जैसे केपीआईटी है, परसिस्टेंट है, अभी हेडविंड्स चैलेंजिंग। बट ये बात क्लियर है कि सितंबर के बाद थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी। यूएस आईटी कंपनीज कितने ऑर्डर देते हैं इन कंपनीज को, वो भी देखना पड़ेगा। और प्लस मुझे लगता है कि अगर डॉलर और रुपया स्टेबलाइज होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत नए सेगमेंट भी मार्केट में आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वर्टिकल है, वहां पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। बट अदर सेगमेंट जैसे इंश्योरेंस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो हॉस्पिटल चेंज वहां पे हो गए, तो वहां पे डिमांड तो बढ़ेगी। बट ये उन्हीं के लिए जो थोड़ा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि आईटी में ऐसा कोई तोड़फोड़ ग्रोथ नहीं आएगा। आपका अगर विचार है कि 15 20 25% आपको कंपाउंडेड चाहिए, तो आपके लिए ये अच्छा स्पेस हो सकता है। बट अगर आपको उससे भी ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो देन आपको दूसरे सेक्टर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मानस जायसवाल सर भी जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। मानस सर, आज तो मेरे ख्याल से 15 दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी जी लास्ट जी। थर्सडे मार्केट बंद हो गया था, तो थर्सडे का दिन हमारा फिक्स रहता है, तो इसलिए आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात लग रही है। मैं अपनी टीम से यही पूछ रहा था, मैंने कहा मानस सर कहीं घूमने गए हुए हैं क्या? तो बोले नहीं नहीं, वो थर्सडे पिछली बार ऑफ था, तो इसलिए उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। चलिए सर, मैं बस 2 मिनट और लूँगा अविनाश सर के साथ, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। अविनाश सर, एंजल वन के नतीजे आए। आपने बोला भी था शुरुआती कमेंट्री में कि रेवेन्यू उनका गिरा करीब 22% और प्रॉफिट 49% गिरा। सर, हम 2-3 दिन से बात भी कर रहे थे इनफैक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर कि एंजल वन के नतीजे इस बार अच्छे नहीं आएंगे। रीज़न भी कि उनकी जो ब्रोकरेज इनकम है और जो कमीशन इनकम जो भी आती हैं, वो सब में डिक्लाइन आएगा, क्योंकि मार्केट ही नहीं चला था इन पिछले 3 महीने में। लेकिन जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी वो थी 41% प्रॉफिट गिरने की, गिर कर आया 49%। 4% पनिशमेंट भी मिल गया, गिर गया शेयर। सुबह तो 6-7% नीचे था। अभी ये पनिशमेंट पूरा हो गया या अभी और पनिशमेंट मिलेगा शेयर को? नहीं, मेरे ख्याल से देखो विवेक, मेरे ख्याल से मार्केट अभी जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर के नंबर बहुत क्लोजली वॉच करेगी। अगर मान के चलिए कि अगले 2 क्वार्टर्स में भी ब्रोकरेज इनकम में या ओवरऑल मार्केट के हाल में कोई बड़ा बदलाव आता नहीं है, और कोई बड़ी रीरेटिंग आती नहीं है, तो तब तक मेरे ख्याल से देखिए इस स्टॉक को आप एक मार्केट परफॉर्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिए। धंधा अच्छा चल रहा है, मैनेजमेंट भी बहुत एग्रेसिव है, ऑनलाइन बिजनेस भी इनका बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। कहीं ना कहीं न्यू क्लाइंट एडिशंस और जो टर्नओवर है, वो शायद इतना बढ़ेगा नहीं अगर मार्केट्स एक छोटे रेंज पे काम करता है। तो बेसिकली जो एफएनओ ट्रेड वाला धंधा है, वो अगर बढ़ता नहीं है, तो हो सकता है कि सितंबर के बाद में ही आपको एक अच्छा बाउंस प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक जो जून क्वार्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पे भी अगर मान के चलिए कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ 10% से भी नीचे है, तो मार्केट को ये चीज पसंद नहीं आएगी। अगर मान के चलिए 15-20% का ग्रोथ अप्रैल जून क्वार्टर में आता है, तो वापस मार्केट इस पे डेफिनेटली पॉजिटिव रवैया रखेगी। तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए ऐसे साइकिल्स आते हैं ये धंधे में, लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, क्योंकि इंडिया में इक्विटी में बहुत कम लोग अभी भी ट्रेड करते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, तो अगले 2 क्वार्टर्स विल बी टेस्टिंग पीरियड फॉर द कंपनी, तो उसके नंबर के हिसाब से स्टॉक चलेगा। जी सर, लास्ट रिजल्ट जो मैं डिस्कस करूंगा, वारी रिन्यूएबल्स आपके साथ। रेवेन्यू 74% बढ़ा वाई ओ वाई बेसिस पर और प्रॉफिट 83% बढ़कर 94 करोड़ आ गया। अविनाश सर, आज वारी रिन्यूएबल्स तो चला ही है, उसके साथ साथ एनटीपीसी ग्रीन भी चल गया इस खुशी में। ये खुशी ठीक है? ये आगे खुशी और बढ़ेगी या ये गम में परिवर्तित हो जाएगी? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से सोलर एनर्जी पे कोई डाउट नहीं है कि अगले 3-5 साल में ग्रोथ काफी स्ट्रांग आएगा।
ऑफकोर्स बारी रिन्यूएबल्स ने बहुत अच्छे नंबर दिखाए मेरे ख्याल से, सारे पैरामीटर्स पे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास ऑलरेडी कम से कम अगले 2-2.5 साल का तो ऑर्डर बुक है, तो इनके लिए अभी नंबर स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है ही। बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से टैरिफ स्ट्रक्चर लगता है, किस प्रकार से ग्लोबल मार्केट्स में इनका रवैया रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट तो ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया सोलर एनर्जी को पुश कर रही है। तो जो सारी कंपनीज है, जैसे एनटीपीसी ग्रीन हो गया, बाकी छोटे प्लेयर्स रहे, तो जहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच है, देखिए जैसे वारी रिन्यूएबल्स सोलर सेल्स भी बनाने वाली है, तो ऑब्वियसली जो इंटीग्रेटेड प्लेयर होगा उनके उनके लिए बेनिफिट ज्यादा होगा। तो मैं यही कहूंगा कि जिनको निवेश भी करना है, ऐसे दिन पे मत खरीदे जब शेयर तेजी का मूड पकड़ दे। बाजार में बाइंग सेलिंग होती रहती है, कोई खराब दिन वाला मार्केट होगा जब नंबर्स भी अच्छे हैं लेकिन मार्केट खराब है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो खराब दिन पर ये शेयर पकड़ लें, रिजल्ट्स अच्छे हैं, सबको सर को पूरी तरह से ठीक लगे। अविनाश सर, बस चलने से पहले कोई आपकी टॉपिक अगर हो तो आप शेयर कर दें। देखिए विवेक, हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है कि हमको वरुण बेवरेजेस बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि रिलायंस का कैंपा कोला आया है, ये धंधा ऐसा धंधा है जो जनवरी टू मार्च और अप्रैल के जून के क्वार्टर में बहुत मजबूत तरीके से धंधा होता है, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। तो ये कंपनी में मुझे लगता है कि अगर साल भर की बात करें तो 650 700 का लेवल पॉसिबल लग रहा है। बहुत ही वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, पेप्सी का फ्रेंचाइज पार्टनर है, खाना टंजानिया में अभी ये काम करेंगे, स्नैकिंग बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। पिछले साल करीबन 20,000 करोड़ पे 2600 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया था। तो इस साल हमको लगता है, यानी दिसंबर का ईयर एंडिंग है, तो दिसंबर 25 में हमको लगता है कि करीबन 3200-3300 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा निवेश बन सकता है अगर किसी को 8 to 12 मंथ्स का नजरिया है। ठीक है अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। एंड सर, विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड। 3 दिन स्टॉक मार्केट वालों को एक साथ कम ही मिलते हैं। एंजॉय करें। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। मानस सर, मार्केट में आज मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, ये जो बैंक निफ्टी है जो संकट मोचक का काम कर रही है हमारे लिए, मतलब हम यूएस के 600 पॉइंट गिरने के बाद पहले तो नींदें उड़ जाती थी लोगों की कि कल क्या होगा। आज अब देखिए ये कॉन्फिडेंस आया, एक तो डीआईज के फ्लो से आया मार्केट में, ऊपर से पिछले 2 दिन से एफआईज ने भी मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दिया। फिर तीसरा था कि वहाँ पर कल एक स्पेसिफिक सेलिंग थी आईटी शेयरों को लेकर, तो आज हमारा आईटी टूटा हुआ है। कुछ यूएस का भी इम्पैक्ट है, कुछ विप्रो के रिजल्ट्स की गाइडेंस का भी इम्पैक्ट है। लेकिन ये जो निफ्टी बैंक है सर, ये संकट मोचक का काम कर रही है और ये सैटरडे बड़ा डिसाइसिव डे है। अब चक्कर क्या है कि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है सैटरडे से पहले का, तो आज ही सारी बात करनी पड़ेगी बैंक निफ्टी पर। ये घूम तो नहीं जाएगी क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ रहे हैं सैटरडे को। जी, तो देखिए विवेक जी, पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का। मेरा समझना है कि जो ऑल टाइम हाई 54,300 है वो तो बिल्कुल बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है, लेकिन आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 54,300 के लेवल्स को ब्रेक करके 55,500 के आसपास भी बैंक निफ्टी जा सकता है। इसलिए आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। कभी गिरावट मिले तो खरीदारी भी किया सकती है। और आपने बिल्कुल सही स्टॉक्स बताए हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से लीड करेंगे, इस बैंक निफ्टी के मूव को लीड करेंगे। तो इन दोनों में बिल्कुल नजर रखिए।